ऑडोराम में आपका स्वागत है, जहां हर दिन हम आपके लिए नई किताबें लेकर आते हैं। आज की ऑडियो बुक है एन अगली ट्रूथ। जिस फेसबुक ने दुनिया को जोड़ने का वादा किया था, उसी ने नफरत और झूठ फैलाने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे तैयार कर दिया। सुनिए फेसबुक के बंद दरवाजों के पीछे का कड़वा सच। सोचिए जरा, आज फेसबुक हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा बन चुका है। दोस्तों से जुड़ना, परिवार वालों से बातें करना, पुरानी यादें ताज़ा करना और दुनिया भर में क्या हो रहा है ये जानना, सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर है। ये सब शुरू हुआ था एक शानदार सपने के साथ। एक ऐसी दुनिया बनाने का सपना जहां हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हो, जहां कोई अकेला ना हो। और फेसबुक ने यह सपना पूरा भी किया। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? क्या हो अगर आपको पता चले कि जिस प्लेटफॉर्म को लोगों को जोड़ने के लिए बनाया गया था, वही प्लेटफॉर्म समाज को तोड़ने, नफरत फैलाने और झूठ को सच बना के परोसने का सबसे बड़ा जरिया बन गया। ये किताब एन अगली ट्रूथ इसी कड़वे सच की पड़ताल करती है। ये हमें फेसबुक के बंद दरवाजों के पीछे ले जाती है और दिखाती है कि कैसे दुनिया को जोड़ने का ये महान मिशन पैसा और पावर की अंधी दौड़ में कहीं खो गया। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक का फाउंडर, एक जीनियस जिसने ये सब कुछ बनाया। वो इंसान जो हमेशा सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचता था, ग्रोथ, ग्रोथ और ज्यादा ग्रोथ। फेसबुक को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना, हर इंसान को इससे जोड़ना, बस यही उसका जुनून था। और दूसरी तरफ थी शेरिल सैंडबर्ग, फेसबुक की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, एक अनुभवी और बेहद स्मार्ट बिजनेस लीडर, जिन्हें फेसबुक के उस रॉकेट शिप को चलाना था जिसे ज़करबर्ग ने बनाया था। शेरिल का काम था फेसबुक के इस विशाल नेटवर्क को एक मुनाफे वाली कंपनी में बदलना, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। ज़करबर्ग का विजन और शेरिल का बिजनेस मॉडल, इन दोनों ने मिलकर फेसबुक को दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक बना दिया। लेकिन इसी ताकत के साथ आई एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे संभालने के लिए शायद ये दोनों कभी तैयार नहीं थे। ये किताब हमें बताती है कि कैसे एक के बाद एक संकट आते गए। झूठी खबरें, चुनावों में दखलंदाजी, नफरत भरे भाषण और हिंसा। और फेसबुक का मैनेजमेंट बस हाथ पर हाथ धरे देखता रहा, या शायद देखना ही नहीं चाहता था। तो क्या है वो कड़वा सच? क्या फेसबुक की समस्याएं कुछ गलतियां हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है, या फिर ये समस्याएं खुद फेसबुक के डीएनए में ही बसी हुई हैं? चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फेसबुक की अनकही कहानी। चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, फेसबुक के शुरुआती दिनों से। उस समय फेसबुक एक कंपनी से ज्यादा एक मिशन था। मार्क ज़करबर्ग और उनकी टीम का एक ही जुनून था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो दुनिया के हर इंसान को एक दूसरे से जोड़ दे। उनकी सोच सीधी थी, मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स, यानी तेजी से काम करो, भले ही इस प्रोसेस में कुछ चीजें टूट जाएं। उस वक्त पैसा कमाना उनका मकसद था ही नहीं। ज़करबर्ग का मानना था कि अगर आप कुछ बेहतरीन बनाते हैं तो पैसा अपने आप आ जाएगा, और उन्होंने कुछ बेहतरीन बनाया भी। लोग इसे पसंद कर रहे थे, करोड़ों लोग इससे जुड़ रहे थे। फेसबुक एक रॉकेट की तरह आसमान छू रहा था। लेकिन हर रॉकेट को उड़ने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, और फेसबुक के लिए फ्यूल था पैसा। सर्वर का खर्च, हजारों इंजीनियर्स की सैलरी, ये सब कहां से आएगा? ज़करबर्ग एक प्रोडक्ट जीनियस थे, लेकिन वो बिजनेस चलाना नहीं जानते थे। और यही कहानी में एंट्री होती है शेरिल सैंडबर्ग की। शेरिल उस वक्त गूगल में थी, और वहां के एडवर्टाइजिंग बिजनेस को सफल बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। वो जानती थीं कि एक फ्री सर्विस से अरबों डॉलर कैसे कमाए जाते हैं। उन्हें फेसबुक में द अडल्ट इन द रूम, यानी वो अनुभवी इंसान माना गया जो इस युवा कंपनी को सही दिशा देगा। शेरिल एक सीधा साधा लेकिन बेहद असरदार प्लान लेकर आईं। उन्होंने कहा, फेसबुक का असली प्रोडक्ट उसके यूजर्स नहीं है, बल्कि यूजर्स का अटेंशन और उनका डेटा है। सोचिए जरा, आप क्या पसंद करते हैं, किससे बात करते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं, आपको कौन सी फिल्में पसंद हैं, ये सब कुछ फेसबुक जानता था। शेरिल ने इसी जानकारी को सोने की खान में बदल दिया। उन्होंने एक ऐसा एडवर्टाइजिंग सिस्टम बनाया जो कंपनियों को सीधे उनके सही ग्राहकों तक पहुंचा सकता था।
अब मान लीजिए आपको गार्डनिंग का शौक है, तो फेसबुक आपको कार या मोबाइल के नहीं बल्कि गार्डनिंग से जुड़े प्रोडक्ट्स के विज्ञापन दिखाएगा। ये इतना सटीक था कि कंपनियों के लिए किसी जादू से कम नहीं था। देखते ही देखते फेसबुक पैसा बनाने की एक मशीन बन गया। अब कंपनी में 2 पावर सेंटर बन चुके थे। एक तरफ ज़करबर्ग, जो यूज़र ग्रोथ और एंगेजमेंट पर ध्यान दे रहे थे। उनका लक्ष्य था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय फेसबुक पर बिताएं। दूसरी तरफ शेरिल सैंडबर्ग, जो रेवेन्यू और मुनाफे पर ध्यान दे रही थीं। उनका लक्ष्य था कि विज्ञापन देने वाली कंपनियां खुश रहें। शुरुआत में ये दोनों लक्ष्य एक ही दिशा में जाते दिखे। ज़्यादा यूज़र्स मतलब ज़्यादा डेटा, और ज़्यादा डेटा मतलब ज़्यादा कमाई। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि पैसा कमाने का यही मॉडल, लोगों का ध्यान खींचने और उनके डेटा का इस्तेमाल करने की यही भूख आगे चलकर फेसबुक को अपने सबसे बड़े संकट की ओर धकेल देगी। और यहीं से उस कड़वे सच की नींव पड़नी शुरू हो गई थी। जैसा कि हमने देखा, फेसबुक के 2 ही मकसद थे, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा। और इन दोनों मकसदों को पूरा करने की धुन में कंपनी एक अंधी दौड़ में शामिल हो गई थी। अंदर की टीमों को सिर्फ एक ही चीज़ के लिए इनाम मिलता था, ग्रोथ। यूज़र्स कैसे बढ़ें, लोग ज़्यादा समय कैसे बिताएं, कौन सा कंटेंट ज़्यादा वायरल होगा, बस यही सवाल थे। इसके लिए एक ऐसा एल्गोरिथम बनाया गया जो आपको वो चीज़ें दिखाता था जिससे आपको कोई रिएक्शन हो, गुस्सा, हैरानी, खुशी या नफरत। एल्गोरिदम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई खबर सच्ची है या झूठी। अगर कोई चीज़ लोगों का ध्यान खींच रही है तो सिस्टम उसे और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। असल में चौंकाने वाली और झूठी खबरें अक्सर सबसे ज़्यादा रिएक्शन पाती थीं। तो अनजाने में ही सही, फेसबुक का सिस्टम ऐसी ही चीज़ों को बढ़ावा दे रहा था। और इसी माहौल में एक ऐसे दरवाजे को खुला छोड़ दिया गया जिसने फेसबुक के इतिहास के सबसे बड़े संकट को जन्म दिया, कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल। कहानी कुछ यूं थी कि फेसबुक ने डेवलपर्स को अपनी वेबसाइट पर ऐप्स और क्विज बनाने की इजाज़त दी हुई थी। आपने भी देखे होंगे, आप कौन से एक्टर की तरह दिखते हैं, या जानिए आपका भविष्य कैसा होगा, जैसे मज़ेदार क्विज। एक रिसर्चर ने ऐसा ही एक पर्सनैलिटी क्विज ऐप बनाया, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा झोल था। जब कोई यूज़र ये क्विज खेलता था तो वो ऐप न सिर्फ उस यूज़र का बल्कि उसके सभी दोस्तों का पर्सनल डेटा भी उनकी इजाज़त के बिना निकाल लेता था। इस तरह कुछ ही लाख लोगों के क्विज खेलने से करोड़ों लोगों का डेटा इकट्ठा कर लिया गया और फिर ये सारा डेटा बेच दिया गया कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म को। इस फर्म ने उस डेटा का इस्तेमाल वोटर्स की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाने के लिए किया ताकि उन्हें 2016 के अमेरिकी चुनाव में टारगेटेड पॉलिटिकल विज्ञापनों से प्रभावित किया जा सके। अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सुनिए। किताब बताती है कि फेसबुक को इस डेटा चोरी के बारे में पब्लिक में खबर आने से बहुत पहले से पता था, लेकिन उन्होंने क्या किया? बस एक कानूनी चिट्ठी भेजी और कैम्ब्रिज एनालिटिका से डेटा डिलीट करने को कहा। जब सामने वाली कंपनी ने कहा कि हाँ, हमने डिलीट कर दिया है, तो फेसबुक ने उनकी बात मान ली। कोई जांच नहीं, कोई ऑडिट नहीं, मामला रफा दफा। लेकिन जब ये कहानी अखबारों में छपी तो पूरी दुनिया में भूचाल आ गया। लोगों को पहली बार समझ आया कि उनका पर्सनल डेटा कितना असुरक्षित है और उसका इस्तेमाल उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए कैसे किया जा सकता है। #डिलीट फेसबुक जैसा ट्रेंड चलने लगा। इस संकट के समय मार्क ज़करबर्ग कई दिनों तक खामोश रहे। जब वो सामने आए भी तो उन्होंने इसे डेटा ब्रीच मानने से इनकार कर दिया। कंपनी की तरफ से जो भी बयान आए वो टाल मटोल वाले और लोगों के गुस्से को और भड़काने वाले थे। ये वो पल था जब दुनिया की नज़र में फेसबुक की छवि हमेशा के लिए बदल गई। वो अब एक मज़ेदार सोशल ऐप नहीं, बल्कि एक ऐसी खतरनाक ताकत के तौर पर देखा जाने लगा जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने दुनिया का ध्यान एक और बड़े सवाल की तरफ खींचा। क्या फेसबुक का इस्तेमाल लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए भी किया जा रहा है? कैम्ब्रिज एनालिटिका तो सिर्फ डेटा की चोरी का मामला था, लेकिन 2016 के अमेरिकी चुनाव ने एक और भी ज्यादा भयानक सच उजागर किया, ये कि फेसबुक को एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता था। फेसबुक की लीडरशिप, खासकर मार्क ज़करबर्ग, हमेशा ये मानती थी कि उनकी कंपनी एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। उनका मानना था कि हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने का हक देना लोकतंत्र के लिए अच्छा है। वो ये देखने में नाकाम रहे कि इसी आवाज़ का इस्तेमाल
लोकतंत्र को ही कमजोर करने के लिए किया जा सकता है। और यही किया रूस की एक एजेंसी, इंटरनेट रिसर्च एजेंसी ने। किताब के मुताबिक उनका मकसद सिर्फ किसी एक उम्मीदवार को जिताना नहीं था, बल्कि अमेरिकी समाज में फूट डालना था, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना था, ताकि उनका अपने ही सिस्टम से भरोसा उठ जाए। इसके लिए उन्होंने एक शैतानी प्लान बनाया। उन्होंने हजारों नकली फेसबुक अकाउंट, पेज और ग्रुप बनाए, और फेसबुक इस काम के लिए एक परफेक्ट हथियार था। क्यों? क्योंकि यहां करोड़ों लोगों तक पल भर में पहुंचा जा सकता था। रूस के ऑपरेटर्स फेसबुक के उन्हीं एडवर्टाइजिंग टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे जो कंपनियां जूते बेचने के लिए करती हैं, लेकिन वो इन टूल्स से नफरत और झूठ बेच रहे थे। और फेसबुक का एल्गोरिदम, वो तो आग में घी डालने का काम कर रहा था। जो पोस्ट सबसे ज्यादा भड़काऊ होती, उसे वो और ज्यादा लोगों तक पहुंचाता, जो दिखने में बिल्कुल असली अमेरिकियों के लगते थे। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने समाज के दोनों तबकों को टारगेट किया। एक तरफ वो ब्लैक लाइव्स मैटर का समर्थन करने वाले ग्रुप्स बनाते, तो दूसरी तरफ पुलिस का समर्थन करने वाले ब्लू लाइव्स मैटर के ग्रुप्स भी बनाते। इन पेजेस पर वो भड़काऊ और अक्सर पूरी तरह से झूठी तस्वीरें, मीम्स और आर्टिकल्स पोस्ट करते थे, ताकि लोग आपस में लड़ें। बात सिर्फ ऑनलाइन लड़ाई तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने फेसबुक इवेंट्स का इस्तेमाल करके असली दुनिया में रैलियां और प्रदर्शन भी आयोजित करवाए। कई बार तो विरोधी ग्रुप्स को एक ही जगह एक ही समय पर बुला लिया जाता था, ताकि झगड़ा हो। अब आते हैं फेसबुक के रिएक्शन पर। चुनाव से पहले जब कंपनी के सिक्योरिटी चीफ एलेक्स स्टैमोस और उनकी टीम को इस रूसी दखलंदाजी के सबूत मिले, तो लीडरशिप ने इसे गंभीरता से लेने में बहुत आनाकानी की। कोई भी बुरी खबर सुनना नहीं चाहता था, खासकर ऐसी खबर जिससे कंपनी की ग्रोथ पर असर पड़े। चुनाव के ठीक बाद मार्क जकरबर्ग ने पब्लिकली ये कह दिया कि फेसबुक पर फैली झूठी खबरों ने चुनाव को प्रभावित किया। यह सोचना भी एक प्रिटी क्रेजी आइडिया, यानी एक पागलपन वाली बात है। लेकिन अंदर ही अंदर सिक्योरिटी टीम सबूत इकट्ठा कर रही थी। उन्होंने लीडरशिप को बार बार चेतावनी दी, पर उनकी बातों को दबाने की कोशिश की गई। कंपनी के वकील और पॉलिसी बनाने वाले लोग सच सामने लाने से ज्यादा इस बात को लेकर चिंतित थे कि फेसबुक पर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष लेने का आरोप न लग जाए। आखिरकार जब दबाव बहुत बढ़ गया, तो फेसबुक को मानना पड़ा कि 12 करोड़ से ज्यादा अमेरिकियों तक रूस का प्रोपेगेंडा पहुंचा था। इस घटना ने कंपनी की साख को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। अब सवाल फेसबुक के बिजनेस मॉडल पर नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व पर उठने लगे थे। लेकिन यह कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं थी। फेसबुक की यही कमजोरियां, यही लापरवाहियां दुनिया के दूसरे हिस्सों में कहीं ज्यादा भयानक परिणाम ला रही थीं। एक ऐसी जगह जहां ऑनलाइन नफरत ने असली दुनिया में एक नरसंहार को हवा दे दी थी। अगर अमेरिका में फेसबुक एक पॉलिटिकल हथियार बना था, तो दुनिया के कुछ हिस्सों में ये एक जानलेवा हथियार बन रहा था। और इसका सबसे भयानक उदाहरण म्यांमार में देखने को मिला। चलिए म्यांमार की स्थिति को समझते हैं। ये एक ऐसा देश था जहां इंटरनेट हाल ही में पहुंचा था। लाखों लोगों के लिए इंटरनेट का मतलब ही फेसबुक था। जो कुछ फेसबुक पर दिखता, वही सच माना जाता। देश में बौद्ध आबादी और रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच नफरत और तनाव का माहौल दशकों से था। फेसबुक ने इस तनाव को एक भयानक आग में बदल दिया। म्यांमार की सेना ने फेसबुक पर एक सोची समझी साजिश के तहत प्रोपेगेंडा फैलाया। उन्होंने साधुओं, राष्ट्रवादी हस्तियों और आम नागरिकों के नाम पर सैकड़ों नकली पेज और अकाउंट बनाए। इन पेजों से रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जहरीला और वहशी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था। उन्हें कुत्ता, आतंकवादी और घुसपैठिया जैसे शब्दों से बुलाया जाता। उनके बारे में झूठी कहानियां फैलाई जाती कि वो अपराध कर रहे हैं, जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, ताकि बहुसंख्यक आबादी के मन में डर और नफरत पैदा हो। ये सिर्फ नफरत भरे पोस्ट नहीं थे, ये सीधे सीधे हिंसा के लिए उकसा रहे थे। इनसे लड़ो, जमीन को साफ करो जैसे संदेश खुलेआम दिए जा रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि फेसबुक ने इसे रोका क्यों नहीं? इसकी वजह फेसबुक की वही पुरानी कहानी थी, लापरवाही और मुनाफे को प्राथमिकता देना। सबसे पहली और बड़ी समस्या थी भाषा की। फेसबुक के पास बर्मी भाषा समझने वाले कंटेंट मॉडरेटर्स ना के बराबर थे।
उनके ऑटोमेटिक सिस्टम इस नफरत भरी भाषा को पकड़ ही नहीं पा रहे थे। दूसरी वजह, कंपनी सिलिकॉन वैली में बैठकर म्यांमार के जटिल इतिहास और ज़मीनी हकीकत को समझने में पूरी तरह नाकाम रही। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि हालात कितने गंभीर हैं। और तीसरी, सबसे अहम वजह, म्यांमार फेसबुक के लिए एक ग्रोथ मार्केट था। कंपनी का पूरा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स जोड़ने पर था, ना कि उन लोगों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी सिस्टम बनाने पर। स्थानीय मानवाधिकार कार्यकर्ता सालों तक फेसबुक को चेतावनी देते रहे। वो नफरत और हिंसा के लिए उकसाने वाले पोस्ट्स के स्क्रीनशॉट भेज भेज कर थक गए। लेकिन फेसबुक की तरफ से या तो कोई जवाब नहीं आता या फिर कहा जाता कि ये पोस्ट हमारी पॉलिसी का उल्लंघन नहीं करते। इसका नतीजा बहुत ही भयानक हुआ। ऑनलाइन फैलाई गई इसी नफरत ने 2017 में हुए उस क्रूर नरसंहार को हवा दी जिसे संयुक्त राष्ट्र ने जातीय सफाई का एक सटीक उदाहरण कहा है। हजारों रोहिंग्या मारे गए और लाखों को देश छोड़कर भागना पड़ा। जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब जाकर फेसबुक ने अपनी गलती मानी। मार्क ज़करबर्ग ने कहा कि वो म्यांमार में बहुत धीमी गति से काम कर रहे थे और अपने प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग रोकने में नाकाम रहे। लेकिन ये माफ़ी उन लोगों के लिए बहुत देर से आई थी जिनकी जिंदगियां तबाह हो चुकी थीं। म्यांमार की त्रासदी ने यह साबित कर दिया कि ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट्स, यानी किसी भी कीमत पर ग्रोथ पाने की मानसिकता कितनी जानलेवा हो सकती है। फेसबुक का साम्राज्य इतनी तेजी से फैला कि वो अपनी ही बनाई दुनिया की जिम्मेदारी उठाने में नाकाम हो गया। तो क्या कंपनी के अंदर कोई भी नहीं था जो इन खतरों को देख रहा था? क्या कोई इन फैसलों के खिलाफ लड़ नहीं रहा था? असल में एक लड़ाई चल रही थी कंपनी की अपनी चारदीवारी के अंदर। तो सवाल ये है कि जब फेसबुक में इतना कुछ गलत हो रहा था, तो क्या कंपनी के अंदर सब चुप थे? नहीं, असल में फेसबुक के अंदर एक जंग चल रही थी। एक ऐसी लड़ाई जो हर रोज हर मीटिंग में लड़ी जा रही थी। ये लड़ाई थी कंपनी की आत्मा के लिए। इस लड़ाई में दो टीमें आमने सामने थीं। एक तरफ थी इंटीग्रिटी यानी अखंडता की टीमें। इनमें सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, पॉलिसी बनाने वाले लोग और वो इंजीनियर्स शामिल थे जिनका काम था प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाना, झूठी खबरों को रोकना, नफरत फैलाने वाले कंटेंट को हटाना और विदेशी दखलंदाजी से लड़ना। यही इनका मिशन था। इस टीम के एक बड़े चेहरे थे एलेक्स स्टैमोस, फेसबुक के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। और दूसरी तरफ थीं ग्रोथ की टीमें। ये वो लोग थे जिनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, यूजर्स बढ़ाओ, इंगेजमेंट बढ़ाओ और कंपनी के लिए पैसा कमाओ। और इन्हें फेसबुक की टॉप लीडरशिप यानी मार्क ज़करबर्ग और शेरिल सैंडबर्ग का पूरा समर्थन हासिल था, क्योंकि कंपनी का बिजनेस इन्हीं की वजह से चल रहा था। इन दोनों टीमों में टकराव होना लाजमी था। मान लीजिए सिक्योरिटी टीम कोई सुझाव देती है, जैसे किसी भी वायरल पोस्ट को शेयर करना थोड़ा मुश्किल बना देते हैं ताकि झूठी खबरें तेजी से ना फैलें। लेकिन ग्रोथ टीम तुरंत इसका विरोध करती। वो कहते हैं ऐसा करने से फ्रिक्शन यानी रुकावट पैदा होगी, लोग कम शेयर करेंगे, इंगेजमेंट गिरेगा और इससे कंपनी का मुनाफा कम होगा। किताब बताती है कि लगभग हर बार जब भी सुरक्षा और मुनाफे के बीच चुनाव करने की बारी आई, जीत हमेशा मुनाफे की हुई। एलेक्स स्टामोस और उनकी टीम ने ही रूस की दखल अंदाजी का पता लगाया था। उन्होंने सच को सामने लाने और फेसबुक को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए अंदर बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें अक्सर कंपनी के वकीलों और पॉलिसी टीमों से ही लड़ना पड़ता था। ये टीमें इस बात से ज्यादा डरी हुई थीं कि सच सामने आने से कंपनी की इमेज खराब होगी, उस पर केस हो जाएंगे और नेता नाराज हो जाएंगे। आखिरकार लड़ते लड़ते एलेक्स स्टामोस इतने तंग आ गए कि उन्होंने कंपनी छोड़ दी। उनका जाना इस बात का प्रतीक था कि फेसबुक के अंदर सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली सोच हार चुकी थी। इस सब में लीडरशिप का क्या रोल था? मार्क ज़करबर्ग को अक्सर एक ऐसे आदर्शवादी के तौर पर दिखाया जाता है जो अपनी ही बनाई चीजों के बुरे नतीजों से अनजान थे। वो सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह देखते थे, लेकिन वो ऐसा कोई भी समाधान लागू करने को तैयार नहीं थे जिससे उनकी ग्रोथ और ओपन कनेक्शन के विजन पर कोई आंच आए। वहीं शेरिल सैंडबर्ग का ध्यान बिजनेस और कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने पर था। उनकी टीमों का काम आग लगने से रोकना नहीं, बल्कि आग लगने के बाद उसे बुझाना और नुकसान कम दिखाना बन गया था। कंपनी के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया था जहां कोई भी लीडरशिप तक बुरी खबर ले जाने से डरता था। जो लोग खतरे की घंटी बजाते थे उन्हें टीम प्लेयर नहीं माना जाता था। तो इस अंदरूनी लड़ाई का नतीजा क्या निकला? यही कि जो लोग फेसबुक को सुधारना चाहते थे वो हार गए
और जो लोग इससे सिर्फ बड़ा बनाना चाहते थे वो जीत गए, क्योंकि आखिरी फैसला हमेशा एक ही इंसान का होता था जिसके पास कंपनी का पूरा कंट्रोल था। फेसबुक के अंदर की हर लड़ाई का नतीजा पहले से ही तय था, क्योंकि आखिरी फैसला हमेशा एक ही इंसान के हाथ में था, मार्क ज़करबर्ग। और यही है फेसबुक का सबसे बड़ा और शायद सबसे कड़वा सच। इसे समझने के लिए आपको कंपनी के स्ट्रक्चर को समझना होगा। फेसबुक में मार्क ज़करबर्ग के पास वोटिंग पावर वाले शेयर्स का बहुमत है। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या दुनिया की कोई भी सरकार कुछ भी कहे, अंतिम फैसला हमेशा मार्क का ही होता है। उन्हें कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता, उनके फैसले को कोई बदल नहीं सकता। वो फेसबुक के एक ऐसे बेताज बादशाह हैं जिन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। इस असीमित ताकत ने ज़करबर्ग के काम करने का एक पैटर्न बना दिया था। जब भी कोई बड़ा स्कैंडल होता तो पहले कुछ दिनों तक कंपनी या तो चुप रहती या फिर मामले को छोटा दिखाने की कोशिश करती। लेकिन जब जनता और मीडिया का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, तब मार्क ज़करबर्ग एक माफ़ी टूर पर निकलते। वो टीवी पर इंटरव्यू देते, फेसबुक पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखते और सरकारों के सामने पेश होकर कहते, हमसे गलतियां हुई हैं, हमें और बेहतर करने की ज़रूरत है और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन किताब बताती है कि ये जिम्मेदारी ज़्यादातर सिर्फ शब्दों तक ही सीमित थी। पर्दे के पीछे ज़करबर्ग और उनकी टीम ऐसे किसी भी बड़े बदलाव का विरोध करते थे जिससे कंपनी की ग्रोथ या मुनाफे पर कोई असर पड़े। वो छोटी मोटी लीपापोती करने को तो तैयार थे, लेकिन उस असली जड़ को काटने को कभी तैयार नहीं हुए जहां से सारी समस्याएं पैदा हो रही थीं, यानी फेसबुक का बिजनेस मॉडल जो हर हाल में सिर्फ एंगेजमेंट चाहता है। समय के साथ साथ ज़करबर्ग अपनी ही बनाई दुनिया में कैद होते चले गए। वो एक ऐसे बुलबुले में रहते थे जहां उनके चारों ओर वफादार लोग थे जो उन्हें वही बताते थे जो वो सुनना चाहते थे। किताब उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर दिखाती है जो आज भी अपने दुनिया को जोड़ने वाले मिशन में दिल से यकीन करता है, और जो भी नफरत, हिंसा या झूठ उनके प्लेटफॉर्म से फैलता है वो उसे इस महान मिशन को पूरा करने की एक छोटी मोटी कीमत मानते हैं। इस पूरी तस्वीर में शेरिल सैंडबर्ग का रोल भी धीरे धीरे कम होता गया। शुरुआती दिनों में उन्हें फेसबुक का दूसरा सबसे ताकतवर लीडर माना जाता था, लेकिन एक के बाद एक संकटों ने उनकी पावर को कम कर दिया। समस्याएं ज़करबर्ग के प्रोडक्ट से पैदा होती थीं, लेकिन उन समस्याओं की सफाई करना, नेताओं से माफ़ी मांगना और कंपनी की इमेज बचाने का मुश्किल काम शेरिल खैस से आता था। अंत में फेसबुक की कहानी एक ही जगह आकर रुक जाती है, एक इंसान का असीमित कंट्रोल। इस किताब का सबसे बड़ा तर्क यही है कि फेसबुक तब तक नहीं बदल सकता जब तक एक ही इंसान के पास सारी ताकत रहेगी। एक ऐसा इंसान जो सुरक्षा के लिए ग्रोथ की कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। असली समस्या सिर्फ एल्गोरिदम या बिजनेस में नहीं है। असली समस्या उस सिस्टम में है जो एक अकेले इंसान को अरबों लोगों की जिंदगी पर असर डालने की बेहिसाब शक्ति देता है, बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी जवाबदेही के। तो इस पूरी कहानी को सुनने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। हमने फेसबुक के एक शानदार सपने को एक पैसा बनाने की मशीन में बदलते देखा। हमने देखा कि कैसे डेटा की चोरी, चुनावों में दखलंदाजी और म्यांमार जैसे देशों में हुई हिंसा ने इस सपने को एक बुरे ख्वाब में बदल दिया। हमने कंपनी के अंदर की लड़ाई और एक ऐसे लीडर को देखा जिसके पास असीमित ताकत है लेकिन जवाबदेही लगभग शून्य। तो फिर इस किताब का कड़वा सच यानी एन अगली ट्रूथ है क्या? सच ये है कि फेसबुक टूटा हुआ नहीं है। ये ठीक वैसा ही काम कर रहा है जैसा इसे डिजाइन किया गया था। झूठी खबरें, समाज में फूट और लोगों का गुस्सा, ये सिस्टम की गलतियां या बग्स नहीं हैं। ये उस सिस्टम के फीचर्स हैं जिसे किसी भी कीमत पर आपका ध्यान खींचने के लिए बनाया गया था। जब तक ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट ही मुनाफे का जरिया रहेगा, तब तक नफरत और झूठ फैलाने वाला कंटेंट अपने आप आगे बढ़ता रहेगा। पैसा कमाने का मकसद और एक सुरक्षित और स्वस्थ समाज बनाने का मकसद, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। तो क्या फेसबुक कभी बदल सकता है? इस किताब में दिए गए सबूतों को देखें तो इसका जवाब नहीं के ज्यादा करीब लगता है। जब तक कंपनी का बिजनेस मॉडल यही रहेगा और जब तक मार्क ज़करबर्ग का कंट्रोल बना रहेगा, तब तक किसी बड़े और सार्थक बदलाव की उम्मीद करना मुश्किल है। बदलाव के लिए 3 चीजों की जरूरत होगी: बिजनेस मॉडल में बदलाव, लीडरशिप के स्ट्रक्चर में बदलाव और सरकारों द्वारा बनाए गए कड़े नियम।
और फेसबुक ने अब तक इन तीनों ही चीज़ों का जमकर विरोध किया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ फेसबुक की नहीं है, ये आज के दौर की हर बड़ी सोशल मीडिया कंपनी की कहानी है। फेसबुक ने जो सवाल खड़े किए हैं वो हमारी आज की डिजिटल जिंदगी के सबसे बड़े सवाल हैं। ये किताब हमें कोई आसान जवाब नहीं देती, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या दुनिया को जोड़ने की इतनी बड़ी कीमत चुकाना सही है? हम कैसी डिजिटल दुनिया में रहना चाहते हैं? फेसबुक की कहानी हमारी भी कहानी है, क्योंकि हम ही इसके यूजर्स हैं, और इस कहानी को जानना हमें एक ज्यादा जागरूक नागरिक बनाता है, जो इन प्लेटफॉर्म्स की ताकत और हम पर होने वाले इसके असर को बेहतर ढंग से समझ सकता है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ऑडियो बुक का सफर यहीं पूरा होता है। उम्मीद है इस किताब ने आपको एक नई सोच दी होगी। ऐसी ही और किताबों के लिए सुनते रहिए ऑडोरा।